हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज़ की जो आगे जो एम्स की एग्ज़ाम आ रही है उनके अंदर ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो हम आज डिस्कशन करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस स्टूडेंट, तो बात करते हैं। पहला एमसीक्यू है कि विच जॉइंट डिजीज, यानी कि हमारे जॉइंट की कौन सी डिजीज एसोसिएटेड विथ मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी हमारे जॉइंट्स की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी डिजीज जो मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी हम जब मॉर्निंग को जल्दी हम जब खड़े होते हैं तो उसके दौरान हमारे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन है दैट इम्प्रूव दैट, फिर एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद में ये क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है। लेकिन जैसे देखते हैं कि एक पर्सन के अंदर ये पेन ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो ज़्यादा होता है और हम रेस्ट की कंडीशन में रहते हैं तो कम होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आया कि ऐसी हमारे जॉइंट की कौन सी डिजीज है जो मॉर्निंग स्टिफनेस से रिलेटेड है। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस पहली वाला। ऑस्टियो आर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशंस की कंडीशंस डेवलप होती है। इसके अलावा गाउट है, तो गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी हमने एक अलग से टॉपिक के अंदर डिटेल दिया था कि गाउट एक क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें प्यूरिन प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है जिसके कारण यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। ठीक है, गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डालाइटिस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है आपको, जॉइंट कई बार फ्यूज हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं कि गाउट के अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपको अलग से कुछ रेसेस कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं मिलेगा। एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस अलग प्रॉब्लम होती है। तो मोस्ट कॉमन यहाँ पे जो आंसर होने वाला वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलती है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर एक्टिविटी ज़्यादा करने से, भाई एक्टिविटी से रिकवर होता है, ज़्यादा एक्टिविटी से क्या होता है, इसमें स्टिफनेस ज़्यादा पेन होता है और रेस्ट की कंडीशन में पेन कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई गई है, ये हेल्दी स्पाइन की इमेज है। भाई हेल्दी स्पाइन है कि ये वर्टिब्रा की बॉडी है, वर्टिब्रा की दो बॉडीज के बीच में एक डिस्क पाई जाती है जिसको इंटर वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या करती है, शॉक को एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है ना, शॉक को एब्जॉर्ब करने वाली होती है। और इस डिस्क में आपको क्या देखने को मिलता है, थोड़े बहुत स्लाइडली मूवमेंट होते हैं जिसको एम्पे आर्थरोसिस बोला था। क्या बोला था स्टूडेंट, इनके अंदर जो मूव हो रहे थे, मूवमेंट हो रहे थे, उनको बोला था एम्पे आर्थरोसिस। एम्पे आर्थरोसिस का मतलब था स्लाइडली मूव। ऐसे जॉइंट तो थोड़े बहुत मूव करते हैं, स्लाइड मूव करने वाले जॉइंट है ना, ऐसे मूवमेंट जिनमें स्लाइड मूवमेंट देखने को मिलता है ऐसे जॉइंट के अंदर, जिसको बोले एम्पी आर्थरोसिस। तो देखो ये आपको ये जो डिस्क दिख रही है ये नॉर्मल है, लेकिन एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि इस डिस्क के सराउंडिंग अपर और लोअर पार्ट में क्या हो रहा है, देखो रेड रेड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, और इन्फ्लामेशन होके ये डिस्क क्या हो जाती है, लॉस होती जाती है, लॉस होती जाती है, और आपस में वर्टिब्रा की बॉडी क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। पर्सन की वर्टिब्रा में जो स्लाइड मूवमेंट हो रहे थे वो अब आपको नहीं देखने को मिले। कंडीशन को बोला जाता है एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन होती है। ठीक है, कई बार डॉक्टर मोस्टली क्या होता है, नेक सर्वाइकल के अंदर आपको देखने को मिलता है क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे होते हैं इस प्रकार से एटलस और एक्सिस के बीच में, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम ही देखने को मिलती है। क्लियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से देखो फ्यूज ऑफ बोन, बम्बो स्पाइन बोलते हैं इसको, बम्बो स्पाइन। तो बम्बो स्पाइन का मतलब क्या होता है, आपस में वर्टिब्रा की बॉडी फ्यूज हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसका हम और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर ए का मतलब होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमेटिक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इसका मोस्ट कॉमन कारण होता है जीबीएस। ठीक है, जीबीएस का मतलब हो गया ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के कारण एक कंडीशन आती है जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। इसका हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन पढ़ी है तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है एसोसिएटेड विद क्रोनिक जॉइंट इन्फ्लामेशन। भाई इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन कंडीशन होती है वो क्रोनिक होती है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन क्रोनिक होती है,
इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डिस्टिंग्विश इट फॉर्म्स ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस इज द मॉर्निंग स्टिफनेस दैट इंप्रूव विथ यूज करने के साथ साथ इंप्रूव होते हैं, लेकिन मॉर्निंग के अंदर ये स्टिफनेस देखने को मिलता है किसमें, ओस्टियोआर्थराइटिस। क्लियर स्टूडेंट, विथ ओस्टियोआर्थराइटिस ए डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज द जॉइंट स्टिफनेस रोशन ड्यूरिंग द डे। दिन के अंदर ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब एक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है तो फिर पेन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जिसको बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, यस। सेकंड क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये है कि एक्यूट गाउट प्रेजेंट एज पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ द बिग टोय। इमेज में देख लो, कोई दिक्कत ना है, ये इमेज में बिग टोय है। इस बिग टोय में देखो ये क्या पार्ट फूल गया, एडिमेटस गाउटी पार्ट है। तो एक्यूट गाउट प्रेजेंट एज पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ द बिग टोय। बिग टोय के अंदर पेनफुल इन्फ्लामेशन दिखाई दे रहा है आपको, विच इज रेफर टू एज पोडाग्रा। पोडाग्रा कंडीशन होती है, पोडाग्रा का मतलब बिग टोय के अंदर गाउटी टोय बोलते हैं उसको। गाउटी आर्थराइटिस में जो बिग टो होता है उसको पोडाग्रा बोलते हैं, विच इज एन एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट का कंडीशन है जो दो टाइप से होती है, एक एक्यूट की होती है और एक क्रोनिक की होती है। तो एक्यूट गाउट होती है वो सडन होने वाली होती है उनका ऑनसेट, और क्रोनिक गाउट होती है वो कुछ टाइम बाद ना, सडन एक्यूट वाली वो रिकरेंट होकर का कंडीशन लेके आ जाती है, क्रोनिक की कंडीशन लेके आ जाती है। तो यहाँ पे हमने पर्सन क्या पूछा है कि एक्यूट गाउट का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। एलोप्यूरिनोल ये गाउट की ड्रग्स है, इसके अलावा प्रोबिनेसिड, ठीक है, इसके अलावा फेबोक्सोस्टेट और नेक्स्ट बना है कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन, फेबोक्सोस्टेट और प्रोबेनेसिड और एलोपेरिनोल, ये चार ऑप्शन आपके पास। यहाँ पे आपको पूछा गया एक्यूट गाउट का ट्रीटमेंट, तो हमने पढ़ा है कि एक्यूट गाउट के अंदर पहली ड्रग तो देते हैं कॉल्चिसिन और सेकंड देते हैं NSAID, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सीधा सा आपको इजीली मिल गया कि कॉल्चिसिन क्या होती है, एक्यूट गाउट की फर्स्ट स्टॉप ड्रग होती है। एक्यूट गाउट की क्या ये फर्स्ट स्टॉप ड्रग होती है, जबकि एलोप्यूरिनोल, इसके अलावा प्रोबिनासिड और ये फिबोक्सोस्टेट, ये जो तीनों ड्रग होती हैं ये क्रोनिक गाउट की ड्रग होती है। स्टूडेंट किसकी होती है, क्रोनिक गाउट की ड्रग होती है। क्रोनिक गाउट में हम पहली ड्रग देते हैं एलोपेरिनोल। एलोपेरिनोल ये याद रखना है, ये एक्यूट गाउट की ड्रग है, जबकि क्रोनिक गाउट की ड्रग है, एक्यूट गाउट की कॉल्चिसिन है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कॉल्चिसिन, यस। देखो एक्सप्लेनेशन है कि इन एक्यूट गाउट मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल आर डिपोजिटेड इन जॉइंट। आपको पता है कि प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म गाउट में नहीं होता है, तो प्यूरिन है उससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और यूरिक एसिड है वो जॉइंट्स में डिपॉजिट होती जाएगी और क्या बनाएगा, इन्फ्लामेशन की कंडीशन बनाएगी। तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं जॉइंट्स में और इन्फ्लामेटरी कंडीशन लेकर आते हैं। Colchicine can therefore treat this condition by reducing inflammation and improve neutrophil response। अब देखो क्या होता है कि जॉइंट्स के अंदर क्या हुआ, यूरिक क्रिस्टल है वो डेवलप हुए, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा, वहां पे डैमेज हुआ पार्ट, तो वहां पे न्यूट्रोफिल्स की नंबर बढ़ जाए। तो न्यूट्रोफिल्स को कम करने के लिए कोल्चिसिन दी जाती है जो एक्यूट अटैक को प्रिवेंट करती है। अदर ड्रग्स हैं जैसे एक्यूट ट्रीटमेंट के अलावा एक्यूट ट्रीटमेंट में हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भी यूज करते हैं। NSAID भी बोला था कि NSAID सेकंड मोस्ट कॉमन ड्रग यूज होती है, जिसके अंदर हमने नेप्रोक्सोन देखा। एलोप्यूरिनोल्स है, विपोक्सोस्टेट है और या इसके अलावा प्रोबेनेसिड है, आर क्रोनिक गाउट ड्रग्स हैं। ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये सारी क्रोनिक गाउट की प्रिवेंटेबल ड्रग्स होती है, जिनकी हमने प्रीवियसली बात की। तो आपको एक आंसर मिल गया, कोल्चिसिन एक्यूट के लिए, एलोप्यूरिनोल क्रोनिक के लिए देते हैं। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द की लैब फीचर्स ऑफ ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों के अंदर और अडल्ट के अंदर बोन फ्रेजाइल हो जाती है, बोन सॉफ्ट हो जाती है। अडल्ट में बोन सॉफ्ट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। बोन सॉफ्टनिंग ऑफ बोन इन अडल्ट, अडल्ट के अंदर बोन सॉफ्ट हो जाती है, उसको तो बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। छोटे बच्चों के अंदर दिखाए गए, छोटे बच्चों के अंदर बोन फ्रेजाइल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं रिकेट्स। यानी कि छोटे बच्चों में बोन सॉफ्ट हो जाती है उसको तो बोलते हैं रिकेट्स।
अडल्ट के अंदर बोन सॉफ्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। होता क्या है इसके अंदर, जो ऑस्टियोमलेशिया कंडीशन होती है, बोन के अंदर आपको पता है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में 55% तक क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो डिपॉजिट होगी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्या होता है कि इस कंडीशंस के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है वो प्रॉपर रूप से डिपॉजिट नहीं हो पाता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी रहती है। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, वो चाहे किडनी के अंदर मान लो चाहे हमारे इंटेस्टाइन में मान लो। तो किडनी और इंटेस्टाइन में विटामिन डी क्या करता है, फॉस्फोरस और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जिस पर्सन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस का डिपोजिशन नहीं होता उसमें हमेशा विटामिन डी की कमी देखने को मिलती। तो ये जो कंडीशन आती है ऑस्टियोमलेशिया, बोन सॉफ्ट होने का रीजन यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन पे आ जाओ। पहला ऑप्शन है नॉर्मल सीरम कैल्शियम बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम कम हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो ये कट कर दो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। कैल्शियम कम यदि नॉर्मल होता तो बोन सॉफ्ट थोड़ा ना होती। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा ऑप्शन है कि इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये भी यही कट कर दो इसको। नेक्स्ट वन है डिक्रीज सीरम कैल्शियम, ठीक है होता है। डिक्रीज फॉस्फेट होता है। इंक्रीज पीटीएस पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज एल्केलाइन फॉस्फेटेज, इंक्रीज एल्केलाइन फॉस्फेटेज, तीनों सही, चारों हैं वो सही है एकदम। तो आंसर क्या होगा, सी। इसके अलावा चौथे पे आ जाओ, चौथे पे फॉस्फोरस को बढ़ा रहा है, फॉस्फेट बढ़ेगा नहीं भाई, ये भी कम होगा, इसलिए आपको राइट आंसर क्या है, सी है इसका। राइट आंसर क्या है इसका, सी। अब देखो होता क्या है, देखो इस एक्सप्लेनेशन को बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये आपकी बोन है, ये आपका ब्लड है। क्लियर स्टूडेंट। अब क्या होता है कि बोन की जो ओस्टियोक्लास्ट सेल होती है, भाई हमने सेल के बारे में पढ़ा था, कौन सी सेल, ओस्टियोक्लास्ट। इन ओस्टियोक्लास्ट सेल पे एक हार्मोन काम करता है जिसको बोलते हैं पीटीएच। ये पीटीएच क्या करेगा, इस बोन की ओस्टियोक्लास्ट, यानी ओस्टियोक्लास्ट का मतलब सेल को, बोन को तोड़ने वाली सेल्स हैं, तो ओस्टियोक्लास्ट सेल पे पीटीएच काम करेगा। पीटीएच काम करेगा तो ओस्टियोब्लास्ट सेल बोन से किसको निकालेंगे, कैल्शियम फॉस्फोरस को निकाल के किधर लेके आ जाएंगे, ब्लड में लेके आ जाएंगे। तो ये जो पीटीएच है इसका लेवल बढ़ेगा तो बोन से ज्यादा कैल्शियम लेके आएगा, और ज्यादा कैल्शियम लेके आएगा तो बोन में कैल्शियम कम, बोन फ्रेजाइल, बोन सॉफ्ट, बोन के अंदर ओस्टियोमलेशिया हो जाएगा। ठीक है, तो पीटीएच क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाता है। ब्लड में क्या बढ़ाता है, कैल्शियम बढ़ाता है। इसके अलावा हमारे ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसको बोन के अंदर लेके जाता है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, ये कैल्शियम को बोन में लेके चला गया। अब बोन के अंदर कैल्शियम गया तो बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन होगा और बोन के अंदर बोन क्या हो जाएगी, सॉफ्ट से हार्ड हो जाएगी। तो इस प्रकार से बोन बनाने का काम कर रहा है और बोन तोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो कैल्सीटोनिन है वो कौन सी सेल पे काम करेगा, ये काम करेगा ओस्टियोब्लास्ट सेल। भाई ओस्टियोब्लास्ट का मतलब सेल, ऐसी सेल जो बोन को बनाती है, और ओस्टियोक्लास्ट जो सेल बोन को तोड़ती है। तो दोनों हार्मोन अपोजिट काम करते हैं। तो यहाँ पे पीटीएच बढ़ेगा तो कैल्शियम कम होगा। अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन के अंदर कि एक्टिव विटामिन डी है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये सीरम कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को बढ़ाती है। कहाँ पे एक्शन करके, किडनी के अंदर और इंटेस्टाइन, इन दोनों में एक्शन करके क्या करती है, किसके एक्शन को बढ़ाती है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस, इन दोनों को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है बोन के अंदर। एंड दस विटामिन डी यदि कम हो गया शरीर के अंदर तो कैल्शियम फॉस्फेट कम हो जाएगा। इसके अलावा पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज इन कंपनसेट द लो कैल्शियम लेवल। बात पता चल गई कि क्या करता है, बोन की क्लास सेल पे काम करता है और वहां से कैल्शियम को ब्लड में लेके आ जाता है। ठीक है, तो अब ऐसा होगा तो क्या करेगी, हमारी जो ओस्टियोब्लास्ट सेल होती हैं वो कंपनसेट करेगी। तो वो कंपनसेट करने के चक्कर में एल्केलाइन फॉस्फेट इज इंक्रीज एज देयर इज ओस्टियोब्लास्ट हाइपर एक्टिविटी। ओस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस करती है एल्केलाइन प्रॉपर्टी को, जिसके कारण क्या बढ़ जाएगा, एल्केलाइन फॉस्फेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये कंपोजिशन देखने को मिलेगा जब अबनॉर्मलिटी आएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम लेवल कम होगा, फॉस्फेट लेवल कम होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ेगा, एल्केलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ेगा। चारों चीजें हैं वो अल्टरनेटली देखने को मिलेगी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट बोन्स डिसऑर्डर, यानी किस प्रकार का बोन का डिसऑर्डर, किस प्रकार के बोन का डिसऑर्डर
इज कोज्ड बाय एन ऑटोसोमल डोमिनेंट। भाई ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब पेरेंट्स के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वही प्रॉब्लम बच्चों के अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कंडीशन है वो जीन के द्वारा ट्रांसफर होती है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन डिफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन टाइप फेस्ट। कोलेजन फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स के टाइप जो फेस्ट होते हैं उनको डिफेक्ट करने वाली हमारे जॉइंट्स की कौन सी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे है ओस्टियोजेनेसिस, ओस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्टा। ओस्टियोजेनेसिस का मतलब बोन को बनाना और इनपरफेक्टा का मतलब बोन बनते टाइम पे अबनॉर्मल बन जाना, क्योंकि कोलेजन फाइबर की क्या होती है, कमी होती है, कोलेजन फाइबर डेफिशिएंट होते हैं। एनकोंड्रोप्लेसिया, एनकोंड्रोप्लेसिया ये एक प्रकार के जो कार्टिलेजेस होते हैं, एनकोंड्रोसाइट्स होते हैं, उनके अंदर अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। ओस्टियोपोरोसिस, बोन होती है उसमें पोर बन जाते हैं, छेद हो जाते हैं। ओस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस का मतलब इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाती है, बोन्स और जहाँ मसल्स अराइज होती हैं वहाँ पे इन्फ्लामेटरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, यस, ओस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्टा इज द राइट आंसर। ये होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट जिसमें कोलेजन टाइप फेस्ट की डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। अब देखो आपको नॉर्मल बोन की डेंसिटी दिखाई दे रही है, इस नॉर्मल बोन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो पास के अंदर डिपॉजिटेड है, पास डिपॉजिट है, इसका मतलब बोन है वो हार्ड है। अब देखो दूसरी ओस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्टा ऑटोसोमल डोमिनेंट जिसके अंदर कोलेजन फाइबर है उसका डेफिशिएंट देखने को मिलता है। बोन के अंदर आपको बड़े बड़े होल दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो आयन जो भी मिनरल्स हैं वो मिनरल्स पास में नहीं है, दूर में, मतलब बोन क्या होगी, ब्रिटल टाइप की बोन। तो ओस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्टा इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटल टाइप बोन, यानी इजीली टूटने वाली बोन होगी, तो ओस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्टा को ब्रिटल टाइप की बोन बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ओस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्टा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कंजेनाइटल डिफेक्ट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है जो बोन फॉर्मेशन के दौरान देखने को मिलता है। क्लिनिकल फाइंडिंग इंक्लूड मल्टीपल पैथोजेनिक फीचर्स जैसे ब्लू स्क्लेरा ड्यू टू द थिन स्क्लेरल कोलेजन रिवेल्विंग द अंडरलाइंग कोरोइडल वेन्स। स्क्लेरा होता है वो पतला हो जाता है, ब्लू स्क्लेरा देखने को मिलता है पर्सन्स के अंदर। स्क्लेरा किसको बोलते हैं भाई, जो कॉर्निया है उसके साउंड में आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है वो क्या है, स्क्लेरा आपका। ये स्क्लेरा क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, किसके अंदर, इसके अंदर इनपरफेक्टेड, या फिर बोलते हैं कि ओस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्ट के अंदर तीन कंडीशंस आती है एक साथ, जैसे ओस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्ट में बोन फ्रेजाइल ब्रिटल बोन हो रही है, इसके अलावा ब्लू स्क्लेरा हो रहा है, पर्सन को डीपनेस हो जाता है। डीपनेस क्यों होता है भाई बच्चों को डीपनेस होने का रीजन ये है कि हमारे ईयर में तीन टाइप की बोन होती हैं जिसको मेलियस इनकस स्टेबिज बोन बोलते हैं। ये बोन के अंदर भी क्या होगा, एक तरह से कोलेजन टाइप के जो प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं वो डिपॉजिट नहीं होंगे, प्रॉपर रूप से बोन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, आपको सुनना बंद हो जाएगा, कान की बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, कान की बोन इजीली टूट जाएंगी, तो फिर डीपनेस की कंडीशन आएगी, इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिखा देखो, डीपनेस ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ बोन्स इन द मिडल ईयर, मिडल ईयर की बोन है वो फ्रैक्चर हो जाती है, मिस वाली बोन, मेलियस इनकस स्टेबिज बोन है वो क्या हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तब कंडीशन आती है। तो समझ में आई बात, ऑटोसोमल डोमिनेंट की कंडीशन। नेक्स्ट बात करते हैं, गाउट इज कॉज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ। भाई गाउट क्या कंडीशन है कि बोन के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है, हमने पहले भी देख लिया कि गाउट क्या है, कि बोन के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना गाउट है। बिल्डअप ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी, तो इसका राइट आंसर है, आपने देख लिया यूरिक एसिड का लेवल। भाई यूरिक एसिड किससे बन रहा था, तो हमने बोला प्यूरिन प्रोटीन से। कौन सी प्रोटीन से, बोले प्यूरिन प्रोटीन से। प्यूरिन प्रोटीन का क्या नहीं हो रहा, बोले मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। प्यूरिन प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो प्यूरिन प्रोटीन है उससे क्या बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा। यूरिक एसिड क्या करेगा, यूरिक एसिड जॉइंट के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और जॉइंट के अंदर डिपॉजिट होके क्या करेगा, जॉइंट के अंदर डिपॉजिट होके वहां की जो मसल्स है उनको डैमेज करेगा, और डैमेज, क्योंकि ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं भाई। यूरिक एसिड क्या है, टॉक्सिक है।
ये टॉक्सिक क्या करेंगे, मसल्स को डैमेज करेंगे। मसल्स जब डैमेज होगी तो वहां पे इन्फ्लामेशन आएगा, उसी कंडीशन को हम क्या बोल दिया, गाउट बोल दिया। तो इसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल होती हैं, वो आपको यहाँ पे ज्यादा इसका रोल नहीं होता है, बढ़ती है इन्फ्लामेशन में लेकिन ज्यादा रोल नहीं है। साइनोवियल फ्लूइड हर जॉइंट में होता है, जो जॉइंट्स होते हैं उनमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, क्योंकि ये क्या करता है, मूवमेंट करवाने में सहायक होता है। ब्लड प्लाज्मा है, ये प्रोटीन है, ये तो देखने को मिलती है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर होता है यूरिक एसिड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स दैट बिल्डअप ऑफ जॉइंट्स कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड आर कॉज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ गाउट। बात क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, 6th वन क्वेश्चन है, सिम्टम्स ऑफ गाउट में एक गाउट हो गया, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, पर्सन्स के स्किन के नीचे इतना यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया कि स्किन में क्या होगी, ईचिंग होगी, स्किन पेलिंग होगी, वही स्किन पेलिंग हो गई, स्किन में ईचिंग हो गया, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो गया, पर्सन्स के अंदर जब मूव करते हैं तो उसमें पेन अराइज होता है जॉइंट्स में। तो देखो पहला है वॉर्मथ, यस होगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन में क्या देखने मिलता है, वॉर्मथ होती है। सीवियर पेन होगा, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट होगा। जब भी इन्फ्लामेशन होती है, जब भी इन्फ्लामेशन होती है, एक साइंटिस्ट थे सेल्सस, उसने एक बात बोली थी कि जब भी इन्फ्लामेशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग 4 कैरेक्टर आते हैं। कौन कौन से आते हैं भाई, पेन होता है उस पार्ट में, वो पार्ट रेड होता है, ठीक है, वो पार्ट हीट प्रोड्यूस करता है, यानी हम बोले तो हॉट हो जाता है वो पार्ट, ठीक है। और उस पार्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, एक तरह से पेन होता है, रेड होता है, हॉट होता है, और ट्यूमर यानी स्वेलिंग बन जाती है, पार्ट में क्या हो जाती है, स्वेलिंग होती है। ये 4 जो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं आपको, ये कार्डिनल साइन होते हैं इन्फ्लामेशन के, ये दो सेल्सियस ने बोले थे, ठीक है। एक इसके अलावा और होता है जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन। ये जो लॉस ऑफ फंक्शन की बात है, ये विर्चो ने बोली थी, साइंटिस्ट थे विर्चो, उसने बोला था कि 5वां कार्डिनल साइन भी होता है इन्फ्लामेशन का, विर्चो, ठीक है। इसके तो लॉस ऑफ फंक्शन भी क्या है, इन्फ्लामेशन का कार्डिनल साइन है। तो ये जब भी जहां भी इन्फ्लामेशन होगा, ये आपको 5 कार्डिनल साइन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो सेल्सियस के अकॉर्डिंग थे। अब देखो पार्ट में वॉर्मथ होगा, यस, पेन होगा, स्वेलिंग हो गया, रेड एंड पर्पल स्किन होगी, स्किन के नीचे यूरिक एसिड डिपॉजिट होने से रेड और पर्पल हो जाएगी, पेलिंग स्किन होगी, पेलिंग का मतलब स्किन के ऊपर रिंकल वगैरह आ जाएंगे, इतनी ज्यादा इचिंग होगी कि क्या हो जाएगा, स्किन कई बार रप्चर हो जाएगी, इचिंग स्किन एट द साइड ऑफ गाउट, जहां पे गाउट हुआ है। तो सारे क्या हैं इसके सिम्टम्स होते हैं, सारे क्या हैं सिम्टम्स। इसके अलावा हम और देख लेते हैं, क्या है कि जहां पे गाउट होता है वहां पे हमने देख लिया कि टेंडरनेस होता है, इसके अलावा स्वेलिंग जॉइंट जो भी सब कुछ हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा वेरी रेड और पर्पल स्किन हो रही है, कहाँ पे, जहाँ पे गाउट हो रहा है, जो जॉइंट प्रभावित हो रहा है गाउट से, उसके चारों तरफ पार्ट क्या हो रहा है, रेडिश पार्ट हो रहा है। गाउट अटैक सब साइड, मतलब कभी होता है कभी नहीं होता, जब भी यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है तब हो जाता है, कम होता है फिर वापिस सही हो जाता है। द स्किन अराउंड द अफेक्टेड जॉइंट में पेल एंड फील इची, पेल एंड फील इची। इची होने का रीजन, यूरिक एसिड किस मास्ट सेल पे फंक्शन करते हैं, मास्ट सेल से स्टामिन, स्टामिन एलर्जिक होते हैं, जब एलर्जी होती है तो इचिंग आती है, और इचिंग आती है तो आपको वहां पे प्यूराइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर स्टूडेंट, प्यूराइटिस, प्यूराइटिस का मतलब स्किन का इचिंग होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, यस। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ए गाउट अटैक। गाउट का अटैक होता है कौन सी साइड पे होता है, यानी गाउट का मोस्ट कॉमन साइड पूछ लिया भाई, साइड तो बहुत सारी है लेकिन जब मोस्ट कॉमन की बात कर लें तो फिर आपको एक पर्टिकुलर का नाम बताना है, क्योंकि पुट में, एंकल में, नी में, सब में होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है वो कहाँ होता है, बिग टॉय के अंदर। आपको टॉय दिखाई दे रहा है इमेज के अंदर, ये बिग वाला टॉय है, इस जॉइंट के बीच में यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो गए। यूरिक एसिड के क्रिस्टल टॉक्सिक होते हैं, कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ये टॉक्सिक क्या करेंगे, इस सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज करेंगे, सराउंडिंग टिश्यू डैमेज होगा तो न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ जाएगा, और न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वहां पे
पूरा ब्लड की WBC आके अटैक करेंगी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड इतना प्रेशर लगाएगा कि पर्सन के पेन होगा, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, पार्ट रेड हो जाएगा। तो बिग टो इस प्रकार से एडिमेट्रस हो जाएगा। तो दिख रहा आपको स्वेलिंग एंड इंफ्लाम्ड जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। पोडाग्रा एक कंडीशन होती है जिसमें बिग टो होता है, वो गाउटी आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। क्लियर स्टूडेंट? तो राइट आंसर है बिग टो। द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ गाउट इज नाइट टाइम अटैक ऑफ स्वेलिंग। जब भी गाउट होता है, अटैक कब होता है? रात को होता है। नाइट टाइम में ज्यादा स्वेलिंग आती है, इसके अंदर टेंडरनेस होता है, पार्ट होता है सॉफ्ट होता है, दबाते हैं उसको, कंप्रेस करते हैं तो वहां पे पेन होता है, वो पार्ट रेड हो जाता है। शार्प पेन इन द बिग टो में, बहुत ज्यादा पेन, शार्प पेन देखने को मिलता है कहां पे? बिग टो के अंदर। गाउट अटैक ऑल्सो अपीयर फिट में भी, एंकल में भी, नी के अंदर भी, फिंगर के अंदर भी, हील के अंदर भी, एल्बो में, यानी सब में है। लेकिन मोस्ट कॉमन की बात करें तो बिग टो। बिग टो कौन सा? पोडाग्रा। यस। नेक्स्ट बात करते हैं, एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी कैन ऑल्सो लीड टू व्हाट कंडीशन? हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? भाई बॉडी के अंदर किसका लेवल ज्यादा हो रहा है? यूरिक एसिड का लेवल। यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन होगी? पहले हमने पढ़ा कि यूरिक एसिड का लेवल हो रहा तो गाउट हो रही है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं गाउट। हेडेक हो रहा है? नहीं हो रहा है। किडनी स्टोन, स्टोमक पेन, गॉल स्टोन। स्टोमक पेन नहीं होते हैं, इसके अलावा गॉल स्टोन बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं। मोस्टली जो स्टोन होते हैं वो क्या होते हैं? किडनी के स्टोन होते हैं। किडनी के स्टोन, क्योंकि जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो ये ओनली बोन्स पार्ट को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि यूरिक एसिड है वो हमारी किडनी क्या करती है? इनको एक्सक्रीट करती है बॉडी से। तो किडनी के ऊपर भी ज्यादा यूरिक एसिड लेवल हो जाएगा तो किडनी में क्या बन जाएंगे? स्टोन बन जाएंगे। किडनी के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन होने के चांस रहते हैं। तो मोस्टली किसको प्रभावित करता है? बोले किडनी स्टोन को प्रभावित करता है, सॉरी किडनी में स्टोन डेवलप करता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि मेंशन्ड बिफोर, गाउट इज नॉट द ओनली मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सेस यूरिक एसिड। एक्सेस यूरिक एसिड से गाउट ही नहीं होता है, यूरिक एसिड कैन ऑल्सो फॉर्म किडनी स्टोन भी बनाता है। क्योंकि जो हमने किडनी के अंदर जब स्टोन की बात करेंगे तो स्टोन वहां पे यूरिक एसिड के भी बनते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इंक्रीज ए पर्सन रिस्क फॉर डेवलपिंग गाउट। ऐसे रिस्क पर्सन्स या ऐसी हाई रिस्क वाली कौन सी कंडीशन जिसमें गाउट बहुत ज्यादा होता है? फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, इसके अलावा हाई साल्ट डाइट, हाई ज्यादा साल्ट जैसे यूरिक एसिड ज्यादा खाते हैं डाइट के अंदर, वो वाले पर्सन। अस्थमा वाले पर्सन कहाँ, मतलब ही नहीं अस्थमा से, अस्थमा तो लंग्स की प्रॉब्लम है, उसके अंदर कौन सी यूरिक एसिड बढ़ने वाले? तो अस्थमा की कंडीशन से नहीं होती। साल्ट डाइट होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, हाई रिस्क नहीं होती है। इसके अलावा है ऑल ऑफ द अबव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने व्हाट इंक्रीज रिस्क पूछा है, तो स्पेशल इंक्रीज रिस्क होती है फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, जीन का म्यूटेशन, ऑटोसोमल कंडीशन जिसके अंदर ये कंडीशन होती है। तो देखो एक्सप्लेनेशन दिया हमने कि गाउट टेंड्स टू रन इन फैमिलीज। फैमिलीज के अंदर क्या होता है? रन करता है। कितना परसेंट? 20 से लेकर 80%। पेरेंट्स के यदि गाउट हुआ तो 20% से लेकर 80% तक उसके बच्चों के अंदर गाउट देखने को मिलेगा, ये ट्रांसफर होता है। Those affect have a family history of the disease. डाइट हाई इन प्यूरिन, भाई हमने बोला कि डाइट की बात कर लो, देखो हाई साल्ट डाइट के अंदर हमने प्यूरिन डाइट ज्यादा खाई है, मेल में ज्यादा होता है। बीइंग ओवरवेट, ओबेसिटी के अंदर, लेड एक्सपोजर, लेड के ज्यादा एक्सपोजर में, शीशे के एक्सपोजर में, ऐसे जैसे आपको पता है कि लेड है वो मोस्टली जो भी हम डेली एक्टिविटी के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनमें भी लेड देखने को मिलता है। तो कई बार ज्यादा लेड के एक्सपोज में आने के कारण भी वो देखने को मिलता है। इसके अलावा एल्कोहल कंजप्शन और अदर रिस्पेक्टर, ये रिस्पेक्टर हैं लेकिन मोस्टली क्या है? फैमिलीज है, जेनेटिक्स है इसका मोस्ट कॉमन कारण। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन कैन बी कंसिडर्ड फॉर एक्यूट गाउट अटैक एक्सेप्ट। एक्यूट गाउट के लिए कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं? एक को छोड़ना है,
एक ड्रग हम नहीं देंगे और सारे ड्रग्स देते हैं एक्यूट गाउट। तो हमने पहले देख लिया एक्यूट गाउट में कोल्चिसिन फर्स्ट ड्रग देते हैं, NSAID दे रहे थे, कोर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे थे इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, तो ये सारे ड्रग्स देते हैं। ठीक है, तो आ जाओ ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड, बस हमने बात किया कि कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, तो ये तो हो गई, देंगे। एलोप्यूरिनोल हमने नहीं देना, एलोप्यूरिनोल है वो हम क्रोनिक गाउट में देते हैं भाई, क्रोनिक गाउट में देने वाली, क्रोनिक गाउट में दी जाती है, इसको एक्यूट गाउट में नहीं देते। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ द केटोरोलेक्स, ये केटोरोलेक्स होता है, ये NSAID की क्लास है, NSAID की क्लास है, ये पेन को कम करने वाले होते हैं, तो ये हम देते हैं एक्यूट गाउट में, ये देते हैं। कोल्चिसिन तो फर्स्ट ड्रग है, तो यहाँ पे जो नहीं है एक्सेप्ट का मतलब एक को छोड़ना है, सब होते हैं, तो क्या नहीं होता है, एलोप्यूरिनोल नहीं होता। एक्यूट गाउट में एलोप्यूरिनोल नहीं देते हैं, क्रोनिक गाउट में एलोप्यूरिनोल देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो देखो इसके अंदर है कि IM इंजेक्शन ऑफ केटोरोलेक्स फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर एक्यूट गाउट फ्लेयर्स, oral and intravenous corticosteroid and colchicine are also effective treating of the acute gout flares. Allopurinol is an effective treatment for chronic gout. Allopurinol है वो chronic gout में दी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको अगली एग्जाम के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज इसके ऊपर जरा अटेंशन देना कि ए 5 year old हैज ए, यानी 5 साल का बच्चा है, 5 साल का जो बच्चा है वो फ्रैक्चर ऑफ द राइट अपर आर्म, अपर आर्म फीमर वगैरह है, नॉट फीमर वगैरह, हुमरस वगैरह है, वो ब्रेकडाउन हो जाती है कई बार, एंड द एक्सरे शो दैट वन साइड ऑफ द बोन इज बैंड, बोन एक साइड से क्या होगी, जैसे ये वाली बोन थी हमारे अपर आर्म की, ये एक साइड से बैंड हो गई, ऐसे बैंड हो गई, और दूसरी साइड से क्या हो गया, क्रैक हो गया, एंड अदर साइड से ब्रोकन हो गया। इस प्रकार के फ्रैक्चर को कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं? भाई बोन है वो बोन टूट तो गई, लेकिन टूटने के बाद में एक साइड से तो बैंड हो गई और जहां से ऊपर वाले पार्ट से क्या हो गई, ब्रोकन हो गई। कौन सा फ्रैक्चर? स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है, देखो ये हमारी बोन है, इस बोन के अंदर ट्विस्टिंग हो जाना, मतलब ये वाली बोन है इसके अंदर टूटती है, कैसे, ऐसे ट्विस्ट होके टूटती है, स्पाइरल होके टूटती है, तो स्पाइरल होके टूटना होता है, उसको बोलते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर, ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव करके। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, यस, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का मतलब, ग्रीन का मतलब हरा, स्टिक का मतलब लकड़ी, हरी लकड़ी होती है, उस हरी लकड़ी को आप मोड़ दो तो वो क्या होगी, एक साइड से बैंड हो जाएगी, दूसरी साइड से क्रैक हो जाएगी, लेकिन पूरी नहीं टूटेगी, तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के आपको इमेज दिखाई गई है, ये एक लॉन्ग बोन है, एक साइड से तो क्या हो रही है, ये यस बैंड हो रही है, एक साइड से तो क्या हो रही है, बैंड, दूसरी साइड से क्या हो रही है, ब्रोकन हो रही है, लेकिन पूरी क्या नहीं हुई है, कम्युनिकेटेड नहीं हुई है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोला जाता है स्टूडेंट। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होते हैं वो किसमें देखने को मिलते हैं, मोस्टली ये जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होते हैं, चिल्ड्रंस के अंदर जो फ्रैक्चर होते हैं वो मोस्टली ग्रीन स्टिक टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, उनमें बोन होती है वो कंप्लीटली क्या नहीं होती है, ब्रोकन नहीं होती है। क्लियर? तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मोस्टली इन द पीडियाट्रिक्स पॉपुलेशन के अंदर इस प्रकार के फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर बोन्स टेंड्स टू मोर फ्लेक्सिबल, बोन होती है वो क्या होती है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, एंड द पेरियोस्टियम इज स्ट्रॉन्गर देन एन अडल्ट। अडल्ट से कंपैरिजन किया जाए तो बोन के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है वो ज्यादा क्या होती है, आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी अडल्ट से ज्यादा, इसलिए इजीली बोन है वो क्या नहीं होती है, टूटती नहीं है। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो बच्चों के अंदर देखने को। क्लियर स्टूडेंट?